नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ह्यूमन हेल्थ. Diagnosis and treatment of the diseases are two important aspects of the human health. ह्यूमन हेल्थ मैनेजमेंट का दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो क्या है? डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट. अभी डायग्नोसिस का मतलब क्या है? जब कोई पेशेंट या मरीज़ डॉक्टर के पास जाता है तो वो अपना सिम्टम्स बताता है, जैसे कि उसको हेडेक है या बॉडी पेन है या भूख नहीं लगता वगैरह वगैरह. अभी इस सिम्टम्स से डॉक्टर पता करता है, यानी डायग्नोस करता है कि वो पेशेंट को क्या बीमारी है और फिर उस पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू करता है. यानी डॉक्टर जो है सिम्टम्स से पहले पेशेंट का बीमारी को डायग्नोस करता है, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू करता है. बायोटेक्नोलॉजी हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द रोल ऑफ जीन इफ़ एनी इन डिजीज़ ऑफ अ पर्सन. अब बायोटेक्नोलॉजी से ये भी पता कर सकता है कि कौन सी बीमारी कौन से जीन की वजह से हुआ है. डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ एंड हार्ट डिजीजेस हैज़ बिकम पॉसिबल इवन बिफोर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. पहले पॉइंट में मैंने ये बताया था कि डॉक्टर जो है वो डायग्नोस करता है, सिम्टम से डायग्नोस करता है कि वो पेशेंट को क्या बीमारी है और उसके बाद वो ट्रीटमेंट करता है. लेकिन अब बायोटेक्नोलॉजी से डायबिटीज़ और हार्ट डिज़ीज़ का सिम्टम्स का शुरू होने से पहले ही डॉक्टर को पता चल जाता है कि पेशेंट को डायबिटीज़ या हार्ट डिज़ीज़ है. इस तरह से उनका ट्रीटमेंट भी जल्द से जल्द स्टार्ट कर सकता है. Diagnosis of diseases like AIDS, dengue can be done within few minutes, hence treatment can be done at the earliest. जिस तरह हार्ट डिज़ीज़ और डायबिटीज़ का सिम्टम शुरू होने से ही पता चल जाता है डॉक्टर को कि वो पर्सन को डायबिटीज़ या हार्ट डिज़ीज़ है, उसी तरह बाय बायोटेक्नोलॉजी पेशेंट्स का एड्स और डेंगू का भी सिम्टम्स शुरू होने से पहले ही पता चल जाता है. इस तरह डॉक्टर जो है वो उसका ट्रीटमेंट जो है अर्लीस्ट मतलब जल्द से जल्द कर सकता है. वेरियस मेडिसिन आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़. एग्जाम्पल, द हार्मोन इंसुलिन इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़. अलग अलग बीमारी का ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग मेडिसिन्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हार्मोन इंसुलिन डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए इंसुलिन यूज़ करते हैं. अर्लियर इंसुलिन वॉज कलेक्टेड फ्रॉम दी पैंक्रियास ऑफ हॉर्सेस. तो बहुत पहले, बहुत ट्रेडिशनली यानी बहुत पहले हॉर्स यानी घोड़े के पैंक्रियास से इंसुलिन कलेक्ट करते थे और डायबिटीज़, जो पेशेंट को डायबिटीज़ है उसका ट्रीटमेंट करते थे. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नाउ डेज ड्यू टू बायोटेक्नोलॉजी इंसुलिन कैन बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया. For this purpose, human insulin gene has been inserted into the genome of bacteria. ट्रेडिशनली इंसुलिन कैसे कलेक्ट करते थे? फ्रॉम द पैंक्रियास ऑफ हॉर्सेस. और फिर ये इंसुलिन जो पैंक्रियास ऑफ हॉर्सेस से कलेक्ट किया जाता था वो डायबिटीज़ पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते थे. लेकिन अब बायोटेक्नोलॉजी से इंसुलिन जो है वो बैक्टीरिया के मदद से प्रिपेयर करते हैं. इस टेक्निक में ह्यूमन का इंसुलिन जीन को इंसर्ट करते हैं बैक्टीरिया के जेनोम में, एंड देन इंसुलिन इज़ प्रोड्यूस्ड एंड यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़. इस तरह we can produce insulin in large quantity. I'll explain by showing the diagram. अभी supposing if this is the bacteria, और बैक्टीरिया में जो प्लास्मिड रहता है, दिस इज़ अ प्लास्मिड. ये प्लास्मिड बहुत यूज़फुल है फॉर प्रोड्यूसिंग इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन्स. अभी ये प्लास्मिड का एक टुकड़ा काट देता है. इफ़ यू कट दिस पार्ट, तो ये कैसा दिखेगा प्लास्मिड? आफ्टर कटिंग द part of the plasmid, तो it will look something like this. ये कट वाला पार्ट है वो से निकाल दिया. अभी इसको इसके जगह में इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन को इंसर्ट करते हैं. जहाँ पे ये कटा हुआ है वहाँ पे इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन, दिस इज़ व्हाट, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन. प्रोड्यूसिंग जीन, ये जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है वो इस पर जोड़ दिया जाएगा, तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस.
तो ये इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन जो है वो यहाँ पे जोड़ दिया है। अब ये बैक्टीरिया के पास इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है, तो इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इंसुलिन इन लार्ज क्वांटिटी। सिंस दिस इज अ बैक्टीरिया, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वजह से प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन जो है वो लार्ज क्वांटिटी में होगा। तो आई विल एक्सप्लेन वंस मोर। बैक्टीरिया का प्लास्मिड, प्लास्मिड में से एक टुकड़ा काट देंगे। एक टुकड़ा काटने के बाद वो प्लास्मिड इस तरह दिखेगा, और ये प्लास्मिड का इस जगह में क्या जोड़ेंगे, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन। जो ह्यूमन का इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है वो जीन को यहाँ पे जोड़ेगा, तो इट विल लुक लाइक दिस। नाउ दिस बैक्टीरिया विल बी प्रोड्यूसिंग इंसुलिन इन लार्ज प्रोडक्शन। लार्ज क्वांटिटी में ये इंसुलिन प्रोड्यूस कर पाएगा। आजकल वर्ल्ड में तो बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ हुआ है, तो by collecting insulin from pancreas of horses is not sufficient to treat so many patients. So by biotechnology we can produce insulin from bacteria in large quantity and treat the patients. Various vaccines and antibiotics are also produced in the same way. इसी तरह same method से vaccines और antibiotics भी prepare किया जाता है, यानी produce किया जाता है। ह्यूमन हेल्थ का फर्स्ट टॉपिक है वैक्सीन्स एंड वैक्सीनेशंस। वैक्सीन इज़ द एंटीजन कंटेनिंग मटेरियल गिवन टू एक्वायर इम्यूनिटी अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पैथोजन और डिजीज़। पैथोजन क्या है? जो भी माइक्रोब्स डिजीज़ प्रोड्यूस करता है उसे कहते हैं पैथोजन। ये पैथोजन बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगी हो सकता है, कुछ भी जो डिजीज़ प्रोड्यूस करता है वो माइक्रोब्स को कहते हैं पैथोजन। और ये पैथोजन के सरफेस में क्या रहता है? एंटीजन। यू कैन सी सरफेस, पैथोजन के सरफेस में क्या है? एंटीजन है। तो व्हाट इज़ एंटीजन? विच इज़ प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ पैथोजन। जब ये पैथोजन ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है तो रेप्लिकेट करता है, यानी वो मल्टीप्लाई करता है, यानी एक पैथोजन से हज़ारों पैथोजन्स प्रोड्यूस हो जाता है। जब ये पैथोजन ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है तो हमारा जो डिफेंस मैकेनिज़्म है यानी इम्यून सिस्टम है, यानी WBC दैट इज़ वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स एक्शन में आता है, और वो क्या रिलीज़ करता है? एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी जो है वो पैथोजन को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करता है। अभी ये जो पैथोजन है उसका सरफेस में क्या है? एंटीजन है, और ये एंटीजन और एंटीबॉडी जो है वो लॉक एंड की के जैसे वर्क करता है, यानी एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन के साथ लॉक एंड की के जैसे फिक्स हो जाता है, एंड द एंटीजन गेट्स कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। अभी डिफरेंट पैथोजन का जो एंटीजन है वो अलग होता है। अलग अलग पैथोजन का एंटीजन जो है वो अलग होता है। यू कैन सी ओवर ये ट्रायंगल शेप में है, और ये जो एंटीबॉडी जो है वो इसमें फिक्स हो जाता है। कैसे फिक्स हो जाता है? सपोजिंग इफ़ दिस एंटीजन के इधर ये एंटीबॉडी इस तरफ फिक्स होता है, तो ये जो एंटीबॉडी है उसका जो शेप ऐसा है कि वो एंटीजन में जाके वो फिक्स हो जाता है। अभी डिफरेंट पैथोजेंस हैव डिफरेंट एंटीजन, यानी हर पैथोजन का जो एंटीजन है उसका शेप अलग रहेगा। हर एक पैथोजन का एंटीजन अलग है तो एंटीबॉडी भी उसका अलग रहेगा। और ये जो एंटीबॉडी है जो पर्टिकुलर पैथोजन के लिए प्रोड्यूस किया था विल नॉट बी इफेक्टिव टू अनदर पैथोजन। फॉर एग्जांपल मीसल्स का अगर पैथोजन है और मीसल्स का एंटीबॉडी, अगर ये मीसल्स का एंटीबॉडी है, इट विल नॉट बी इफेक्टिव टू द चिकन पॉक्स वायरस। क्यों? क्योंकि हर पैथोजन का एंटीजन अलग होता है, तो जाहिर सी बात है कि जो एंटीबॉडी है वो भी अलग ही होगा। तो अभी एंटीजन क्या है समझ में आ गया होगा। पैथोजन के सरफेस में जो रहता है उसे कहते हैं एंटीजन, और जब पैथोजन ह्यूमन बॉडी में आता है तो हमारा बॉडी का जो WBC है वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स वो क्या रिलीज़ करता है? एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी और एंटीजन जो है और लॉक एंड की के जैसे फिक्स हो जाते हैं, यानी ये एंटीबॉडी जाके इसमें फिक्स हो जाता है। ये ट्रायंगल शेप है तो इसका जो ये है वो भी ट्रायंगल शेप होगा ताकि वो इसमें लॉक हो जाए और वो पैथोजन को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करे। अभी वैक्सीन क्या है? वैक्सीन के अंदर एंटीजन का मटेरियल रहता है। नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंटीजन। दिस इज़ एंटीजन। तो वैक्सीन में क्या रहता है? एंटीजन मटेरियल रहता है, और हर पैथोजन यानी हर डिजीज़ का वैक्सीन अलग होगा क्योंकि उसका एंटीजन भी अलग रहता है। तो ये वैक्सीन जब भी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है
तो उसका इम्यूनिटी बढ़ जाता है और वो पैथोजन के अगेंस्ट फाइट कर सकता है और उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। अभी पैथोजन के ऊपर क्या है, सरफेस में क्या है, एंटीजन। तो ये हो गया एंटीजन जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। और जब ये पैथोजन ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है तो वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स क्या रिलीज़ करता है, एंटीबॉडी। तो ये हो गया एंटीबॉडी। अब ये एंटीबॉडी और एंटीजन एक दूसरे के साथ लॉक एंड की के जैसे फिक्स हो जाता है और एंटीबॉडी जो है वो पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर देता है। वैक्सीन्स आर आइदर परमानेंट और टेम्परेरी। तो वैक्सीन जो है वो परमानेंट वैक्सीन भी हो सकता है, टेम्परेरी वैक्सीन्स भी हो सकता है। परमानेंट वैक्सीन्स क्या, वैक्सीन्स एक बार इंजेक्ट कर दिया बॉडी में तो इम्यून सिस्टम दैट इज़ वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स क्या सिक्रीट करता है, एंटीबॉडी सिक्रीट करेंगे टू फाइट अगेंस्ट दैट स्पेसिफिक डिजीज़। अब एक बार ये एंटीबॉडी सिक्रीट हो गई तो ये एंटीबॉडी ज़िंदगी भर हमारे बॉडी में रहेगी, यानी आगे कभी भी ये सेम पैथोजन एंटर किया बॉडी में तो उसे पहले से ही डिस्ट्रॉय कर देंगे, बिकॉज ये पर्टिकुलर पैथोजन का एंटीबॉडी जो है वो बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट है। इसे कहते हैं परमानेंट वैक्सीन। अभी टेम्परेरी वैक्सीन क्या है, कभी कभी बॉडी को जो एंटीबॉडी है वो एक्सटर्नल सोर्स से मिलता है रादर देन प्रोड्यूसिंग देम इटसेल्फ, यानी वो बॉडी खुद एंटीबॉडी नहीं प्रोड्यूस करता है, उसे दूसरे के बॉडी से एंटीबॉडी मिलता है। फॉर एग्जांपल कोविड-19 पैंडमिक में एक पेशेंट जो ऑलरेडी रिकवर हुआ है उसका प्लाज्मा को यूज़ किया जाता है टू ट्रीट अ क्रिटिकली सफरिंग कोविड पेशेंट टू फाइट द इन्फेक्शन, लेकिन ये प्रोटेक्शन टेम्परेरी है बिकॉज दिस एंटीबॉडी वॉज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द पेशेंट। उसे दूसरे के बॉडी से ये एंटीबॉडी मिला है, नॉट बाय द ओन बॉडी। एक बार ये एंटीबॉडी ख़त्म हो गई देन यू आर नो लॉन्गर प्रोटेक्टिव, इसे कहते हैं टेम्परेरी वैक्सीन। Traditionally, vaccines were prepared with the help of pathogens. Completely or partially killed pathogens were used as vaccines. तो ट्रेडिशनली पहले वैक्सीन्स कैसे बनते थे, जिस पैथोजन का वैक्सीन बनाना हो उसे उस पैथोजन को किसी केमिकल से इतना वीक कर देंगे कि उसका डिज़ीज़ प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी जो है वो कर दिया जाता है या तो उसे कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया जाता है। अब इस वीक या डेड पैथोजन को ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करेंगे तो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म दैट इज़ इम्यून सिस्टम दैट इज़ वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स क्या रिलीज़ करेंगे टू फाइट अगेंस्ट दैट डिजीज़, एंटीबॉडी रिलीज़ करेंगे। अब ये परमानेंट वैक्सीन हो गया, एक बार ये एंटीबॉडी सिक्रीट हो गई तो ये एंटीबॉडी ज़िंदगी भर हमारे बॉडी में रहेगी, यानी आगे कभी भी ये सेम पैथोजन बॉडी में एंटर किया तो उसे शुरुआत में ही डिस्ट्रॉय करेंगे बिकॉज़ ये पर्टिकुलर पैथोजन का एंटीबॉडी पहले से ही बॉडी में प्रेजेंट है। अब ये पैथोजन जो केमिकली उसे वीक कर दिया था या तो डेड कर दिया था तो ये एंटीबॉडी कैसे रिलीज़ करता है, एक्चुअल में ये पैथोजन को नहीं बल्कि ये पैथोजन को नहीं डिटेक्ट करता है, एंटीजन को डिटेक्ट करता है और फिर बाद में बॉडी जो है वो एंटीबॉडी रिलीज़ करता है। वीक या डेड वायरस का सरफेस में तो भले ही वो वायरस डेड हो या पैथोजन डेड हो या पार्शली डेड हो या कम्प्लीटली डेड हो, उसके सरफेस में एंटीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है और इस एंटीजन को डिटेक्ट होने पर बॉडी क्या रिलीज़ करता है, एंटीबॉडी रिलीज़ करता है। तो एंटीबॉडी जो है वो पैथोजन के वजह से रिलीज़ नहीं होता है, किसके वजह से रिलीज़ होता है, एंटीजन के वजह से रिलीज़ होता है। और डेड वायरस या कम्प्लीटली डेड वायरस या वीक वायरस जो है, भले ही वो वीक या डेड हो, उसके सरफेस में क्या प्रेजेंट है, एंटीजन। तो एंटीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू प्रोड्यूस अ वैक्सीन। तो ये एंटीजन को डिटेक्ट करके बॉडी जो है वो एंटीबॉडी सिक्रीट करता है, नॉट बिकॉज ऑफ दी पैथोजन। पैथोजन को नहीं डिटेक्ट करता है, वो किसे डिटेक्ट करता है, एंटीजन को डिटेक्ट करता है और बॉडी जो है वो एंटीबॉडी रिलीज़ करता है। However, due to this, there were chances of contracting the disease in case of some persons. तो ट्रेडिशनल मेथड से कभी कभी वैक्सीन से कोई पर्सन डू गेट इफेक्टेड बाय वीक पैथोजन। फॉर एग्जांपल पोलियो का वैक्सीन देने पर उस बच्चे को पोलियो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कोई बच्चे का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है then the child may get affected by the weak polio microbes of vaccine. ये बहुत रेयर है, 1 in billion, यानी बिलियन लोगों को वैक्सीन दिया तो शायद एक पर्सन को ये जो पैथोजन है, वीक पैथोजन है, वो अटैक कर सकते हैं।
Hence, scientists tried to artificially produce vaccines with the help of biotechnology. तो बायोटेक्नोलॉजी से साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू मेक सेफ वैक्सीन. आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करेंगे वैक्सीन्स लेबॉरेटरी में. साइंटिस्ट प्रोड्यूस द एंटीजन इन लेबॉरेटरी विद द हेल्प ऑफ जीन आइसोलेटेड फ्रॉम द पैथोजन एंड यूज्ड इट हैज़ वैक्सीन. तो ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ था. ये बैक्टीरिया का प्लास्मिड में पहले एक्सप्लेन करते वक्त वी हैड यूज्ड जीन्स जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं उसे जोड़ा था. अभी इसमें क्या जोड़ेंगे, लेट अस सी दैट. तो ये हो गया माइक्रोब, ये कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया, ईस्ट, एनीथिंग. अभी ये बैक्टीरिया के अंदर क्या है, प्लास्मिड है. अभी प्लास्मिड के इतना सा पार्ट को कट कर देंगे. वी विल कट दिस मच पार्ट. कट करने के बाद इट विल लुक लाइक दिस, प्लास्मिड विल लुक लाइक दिस. अभी ये कटा हुआ पार्ट में क्या जोड़ेंगे, पैथोजन का एंटीजन प्रोड्यूसिंग जीन. दिस इज़ व्हाट, पैथोजन का एंटीजन प्रोड्यूसिंग जीन. अभी ये जो एंटीजन प्रोड्यूसिंग जीन को यहाँ पे जोड़ेंगे. तो जोड़ने के बाद इट विल लुक लाइक दिस. अब ये कटा हुआ था, कटा हुआ पार्ट में क्या डाला, एंटीजन, मतलब कौन सा जीन डाला, एंटीजन प्रोड्यूसिंग जीन को यहाँ पे जोड़ दिया. अभी ये जो माइक्रोब है इट विल प्रोड्यूस एंटीजन इन लार्ज क्वांटिटी, प्रोड्यूस करेंगे इन लार्ज क्वांटिटी. अभी पैथोजन की जगह सिर्फ एंटीजन विल बी यूज्ड इन वैक्सीन. पहले वैक्सीन में क्या यूज़ करते थे, पूरा का पूरा पैथोजन यूज़ करते थे. लेकिन अभी वैक्सीन में पैथोजन नहीं यूज़ करेंगे, सिर्फ एंटीजन यूज़ करेंगे. तो पहले पूरा का वीक या डेड पैथोजन यूज़ करते थे वैक्सीन में. अभी वैक्सीन में एंटीजन डालेंगे, पूरा पैथोजन नहीं, बिकॉज एंटीबॉडी रिलीज़ करने के लिए सिर्फ एंटीजन की ज़रूरत है. अब वैक्सीन कंटेनिंग एंटीजन को ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करेंगे. तो पहले वैक्सीन में क्या रहता था, वीक या डेड पैथोजन रहता था. अभी वीक या डेड पैथोजन नहीं रहेगा, सिर्फ एंटीजन, दैट पर्टिकुलर डिज़ीज़ का सिर्फ एंटीजन ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करेंगे. और वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स एंटीबॉडी रिलीज़ करेंगे और बॉडी जो है वो पहले से ही प्रिपेयर्ड रहेंगे टू फाइट अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पैथोजन. तो अब वैक्सीन में पैथोजन नहीं, सिर्फ एंटीजन है. इस तरह से सेफ वैक्सीन इज प्रोड्यूस्ड. Now, proteins which act as antigen are injected in pure form instead of injecting the killed or semi-killed pathogens. These proteins keep the persons away from the diseases by keeping the immune system active. अभी ये जो एंटीजन है वो एक टाइप ऑफ प्रोटीन है. और ये एंटीजन हमने कैसे प्रोड्यूस किया था, माइक्रोब का जो प्लास्मिड है, प्लास्मिड का एक पार्ट जो हमें कोई ज़रूरत नहीं है उस पार्ट का, उस पार्ट को कट कर दिया और उस कटे हुए पार्ट में क्या जोड़ा, एंटीजन प्रोड्यूसिंग जीन को यहाँ पे जोड़ दिया. यू कैन सी ओवर हियर, एंटीजन प्रोड्यूसिंग जीन को प्लास्मिड में जोड़ दिया. अभी ये माइक्रोब जो है वो एंटीजन को लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेंगे. पहले जो था किल्ड या सेमी किल्ड पैथोजेंस को डालते थे वैक्सीन में. अभी वैक्सीन में किल्ड या सेमी किल्ड पैथोजेंस को नहीं डालते, उसकी जगह में क्या डालते हैं, एंटीजन. और ये जो एंटीजन वाला वैक्सीन किसी ह्यूमन बॉडी को इंजेक्ट कर दिया तो वो पर्सन का जो बॉडी है वो उसका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा. उसे वो पर्टिकुलर पैथोजन का डिजीज़ अफेक्ट नहीं करेगा, अटैक नहीं करेगा. Vaccines produced with the help of biotechnology is safest way in vaccination as well as are more thermostable and remain active for longer duration. तो ये जो बायोटेक्नोलॉजी से बनाया गया हुआ वैक्सीन जिसमें एंटीजन डाला है, नॉट द किल्ड और सेमी किल्ड पैथोजन, इसका 3 फ़ायदा है. व्हाट आर द 3 एडवांटेजेस ऑफ इट. फर्स्ट एडवांटेज है सेफेस्ट वे इन वैक्सीनेशन. ये वैक्सीनेशन जो है एकदम सेफ़ है. ये वैक्सीन लगने के बाद भी किसी को भी वो पर्टिकुलर पैथोजन इन्फेक्ट नहीं करेगा. सेकंड एडवांटेज क्या, थर्मोस्टेबल. पहले जो वैक्सीन्स बनता था उसे कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ता था. अभी उसे कोल्ड स्टोरेज में रखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट इज़ थर्मोस्टेबल. नॉर्मल टेम्परेचर में भी उसे रखा जा सकता है. थर्ड फ़ायदा क्या है, रिमेन एक्टिव फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन. तो पहले जो वैक्सीन्स बनते थे वो कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता था. कोल्ड स्टोरेज में रखने के बावजूद एक तो वो बहुत एक्सपेंसिव है,
और इसे कोल्ड स्टोरेज में रखने के बावजूद वो सर्टन पीरियड तक ही वो एक्टिव रहता है, उसके बाद उसे डिस्कार्ड करना पड़ता है। विदाउट यूजिंग इट ओनली वी हैव टू डिस्कार्ड इट, यानी थ्रो करना पड़ता है। लेकिन अभी जो वैक्सीन बायोटेक्नोलॉजी से बना है ये बहुत देर तक, लॉन्ग ड्यूरेशन तक ये एक्टिव रहता है। एग्जाम्पल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वैक्सीन्स आर व्हाट? वैक्सीन्स ऑफ पोलियो एंड हेपेटाइटिस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एडिबल वैक्सीन्स। अभी एडिबल वैक्सीन्स क्या है? Work is in progress of producing potatoes as edible vaccine with the help of biotechnology. These potatoes are called as transgenic potatoes. With biotechnology की help से we are making an edible vaccine. Example of edible vaccine क्या है? Potatoes. अगर ये potatoes जो edible vaccine है उसके खाने पर हमारा जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है इट विल बिकम एक्टिव। ऐसे पटेटोज़ को क्या कहते हैं? ट्रांसजेनिक पटेटोज़। ना व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसजेनिक? मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, ये माइक्रोब का जो प्लास्मिड है उसका एक पार्ट कट कर दिया और उस कटे हुए पार्ट में क्या जोड़ा था हमने? एंटीजन प्रोड्यूसिंग जीन, यानी इस माइक्रोब का जीन्स को हमने बदल दिया है। तो ऐसे माइक्रोब जिसका जीन को बदल दिया है उसे कहते हैं ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स। उसी तरह पटेटोज़ के जीन्स को बदल दिया गया है, ऐसे पटेटोज़ को क्या कहते हैं? ट्रांसजेनिक पटेटोज़। These potatoes will act against bacteria like Vibrio cholerae or Escherichia coli. Consumption of these raw potatoes generates the immunity against cholera and the disease caused due to E. coli. तो ये पटेटोज़, ये एडिबल वैक्सीन वाला पटेटोज़ खाने पर क्या होगा? our body will be able to fight against which bacteria? Vibrio cholera और Escherichia coli. और ऐसे पटेटो जो एडिबल वैक्सीन पटेटोस है उसे रॉ खाना पड़ता है, कुक करके नहीं खाने का, रॉ खाना पड़ता है, कच्चा खाना पड़ता है, तब जाके हमारा बॉडी जो है इम्यून हो जाएगा अगेंस्ट विच डिजीज़? कॉलेरा एंड द डिजीज़ इज कॉज्ड ड्यू टू ई कॉली। ई कॉली का मतलब क्या है? ये एशोरिकी कॉली। तो ये एडिबल वैक्सीन जो है, पटेटो जो एडिबल वैक्सीन है, उसे कच्चा खाने पर कौन से डिजीज़ के अगेंस्ट इम्यून हो जाएगा हमारा बॉडी? कॉलेरा। और ई कॉली कौन से बीमारी फैलाता है? जैसे कि वॉमिटिंग, डायरिया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, निमोनिया एक्सेट्रा। तो इन सब डिजीज़ के अगेंस्ट आवर बॉडी विल बिकम इम्यून इफ़ वी ईट द रॉ पटेटोज़, दैट इज़ एडिबल वैक्सीन वाला पटेटो को कच्चा खाना पड़ता है। ये जो डायग्राम है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 94 में दिया हुआ है। ये डायग्राम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्ज़ाम में पूछते हैं। ये डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं रहता है, डायग्राम ऑलरेडी विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, और नीचे जो भी लिखा है वहाँ पे एम्प्टी बॉक्स रहेगा विच यू हैव टू फिल अप विद द आंसर। तो अभी ये जो डायग्राम किसके बारे में? ट्रांसजेनिक पटेटोज़, दैट इज़ एडिबल वैक्सीन पटेटो। ये एडिबल वैक्सीन पटेटो कैसा बनता है? दैट इज़ व्हाट इज़ एक्सप्लेन्ड इन दिस डायग्राम। अभी फर्स्ट डायग्राम में क्या दिया? आइसोलेशन ऑफ डिज़ायर्ड जीन फ्रॉम ह्यूमन पैथोजन। पैथोजन क्या है? कोई भी माइक्रोब्स जो ह्यूमन में बीमारी पैदा करता है उसे कहते हैं ह्यूमन पैथोजन। ये माइक्रोब्स कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन पैथोजन क्या है? जो माइक्रोब्स ह्यूमन में बीमारी पैदा करता है उसे कहते हैं ह्यूमन पैथोजन। अभी ये जो डायग्राम में क्या दिया है? आइसोलेशन ऑफ डिज़ायर्ड जीन फ्रॉम ह्यूमन पैथोजन, यानी ह्यूमन पैथोजन का जो डिज़ायर्ड जीन है उसको आइसोलेट किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, काट के सेपरेट किया जाता है। नेक्स्ट डायग्राम में क्या दिया है? ट्रांसजेनिक प्लांट वायरस। अभी ट्रांसजेनिक का मतलब क्या है ये पहले भी मैंने एक्सप्लेन कर चुका है। ये क्या है? प्लांट वायरस। सपोजिंग इफ़ दिस इज़ अ प्लांट वायरस, इसके अंदर क्या है? प्लास्मिड है। प्लास्मिड का एक टुकड़े को काट दिया जाता है, इतना पीस काट दिया जाता है जो हमें ज़रूरत नहीं है। अभी ये प्लास्मिड कैसे दिखेगा? इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ये कटा हुआ पीस नहीं रहेगा। अभी ये कटा हुआ पीस के जगह में क्या जोड़ेंगे? जीन, डिज़ायर्ड जीन ऑफ ह्यूमन पैथोजन। तो यहाँ पे डिज़ायर्ड जीन ऑफ ह्यूमन पैथोजन को जोड़ दिया जाएगा जिसे हमें ज़रूरत है। अभी जब भी कोई भी प्लांट वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंगी हो, जिसका जीन को बदल दिया गया है उसे कहते हैं ट्रांसजेनिक। अभी प्लांट वायरस के जीन को बदल दिया है, इसके लिए इसको कहते हैं
transgenic plant virus. You can see over here ये जीन को यहाँ पे जोड़ा गया है। अभी ये प्लांट वायरस जो है, ट्रांसजेनिक प्लांट वायरस जो है, उसे डिश में डालना है। डिश के अंदर पोटैटो के लीव्स के टुकड़े भी डालना है। थोड़े दिन के बाद क्या होगा, पोटैटो लीव्स में भी ये वायरस आ जाएगा। अभी ये पोटैटो लीव्स जो है उसे लेबोरेटरी में टिश्यू कल्चर से एंटायर प्लांट ग्रो करेंगे, यानी बाय टिश्यू कल्चर with this piece of leaves of potato से we can grow the entire potato plant. अभी इसमें लीफ में तो पहले से ही ट्रांसजेनिक प्लांट वायरस था, तो ये वायरस अभी पूरा प्लांट में रहेगा। तो वायरस इन्फेक्ट्स द पीसेस ऑफ पोटैटो लीव्स, और यहाँ क्या है, एंटायर प्लांट इज डेवलप फ्रॉम द लीफ पीसेस, यानी लीफ पीसेस से पूरा प्लांट डेवलप करेंगे लेबोरेटरी में बाय टिश्यू कल्चर, विच कंटेन्स व्हाट, कंटेनिंग द जीन्स ऑफ ह्यूमन पैथोजन। अभी ये पोटैटो जो है इसमें भी वायरस रहेगा, जिसमें जीन ऑफ ह्यूमन पैथोजन रहेगा। तो जब हम ये पोटैटो को रॉ खाएंगे, पका के नहीं, कच्चा खाना चाहिए, तो कच्चा अगर खाएंगे तो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगा विद दैट पर्टिकुलर पैथोजन। जो पैथोजन का जीन को इसमें डाला गया था, वो पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट अपना बॉडी जो है उसका इम्यूनिटी बढ़ा देगा। तो आगे कभी भी ये पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर करेंगे तो ऑलरेडी आवर बॉडी इज़ इम्यून टू दैट पर्टिकुलर ह्यूमन पैथोजन। तो ये पोटैटो को रॉ खाना चाहिए, पका के नहीं खाना चाहिए। अगर पका के खाएंगे तो ये जो वायरस है वो सब डेड हो जाएगा। तो ये वैक्सीन कुछ इफ़ेक्ट नहीं करेगी। इट विल बी नो यूज़ ईटिंग दैट कुक्ड पोटैटो। तो पोटैटो को कभी कुक नहीं करके खाना चाहिए, क्योंकि वो पैथोजन डेड हो जाएगा। तो वी हैव टू यूज़ रॉ पोटैटो, कंज्यूम रॉ पोटैटो, यानी रॉ पोटैटो को खाना चाहिए, तभी हमारा बॉडी में उस पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप होगा। Treatment. Some hormones which can be produced by biotechnology are insulin, somatotropin, blood clotting factors. तो यहाँ पे 3 हॉर्मोन्स का नाम दिया हुआ है, इंसुलिन, सोमेटोट्रोपिन और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। ये तीनों हॉर्मोन्स किसी रीज़न के वजह से किसी के बॉडी में ये हॉर्मोन्स डेवलप नहीं होता है, प्रोड्यूस नहीं होता है, तो ये हॉर्मोन्स को बायोटेक्नोलॉजी की मदद से लेबोरेटरी में ये हॉर्मोन्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि इंसुलिन है, अगर किसी के बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता तो उसे डायबिटीज़ हो जाता है, तो वी कैन प्रोड्यूस दिस इंसुलिन बाय बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ये इंसुलिन प्रोड्यूस कर सकते हैं और डायबिटीज़ जैसी बीमारी को ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट कौन सा हार्मोन है, सोमेटोट्रोपिन। किसी वजह से अगर किसी के बॉडी में सोमेटोट्रोपिन नहीं प्रोड्यूस होता है तो वो पर्टिकुलर पर्सन को ड्रॉफिज्म होता है। ड्रॉफिज्म का मतलब क्या है, शॉर्ट हाइटेड, उनका हाइट नहीं बढ़ता है। तो उनका हाइट आप बढ़ा सकते हैं, हाउ, बाय प्रोड्यूसिंग दिस सोमेटोट्रोपिन बाय बायोटेक्नोलॉजी, और ड्रॉफिज्म के ट्रीटमेंट के लिए इसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट थर्ड वन क्या है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या है, अगर हमारी बॉडी में ज़ख्म होता है, किधर इंजर्ड हो जाएगा, तो उसे वहाँ से ब्लड फ्लो होने लगता है, लेकिन विद इन सेकेंड्स वो ब्लड फ्लो जो है स्टॉप हो जाता है। क्यों स्टॉप हो जाता है, क्योंकि ब्लड ड्राई हो जाता है, यानी ब्लड क्लॉट हो जाता है, यानी ब्लड क्लॉट होता है, इसके वजह से ब्लड फ्लो जो है वो स्टॉप हो जाता है। लेकिन किसी पर्सन में अगर ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हार्मोन प्रेजेंट नहीं है, डेवलप नहीं हो रहा है, तो उसके बॉडी से ब्लड फ्लो होने लगता है, तो वो स्टॉप नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका ब्लड ड्राई नहीं होता है, यानी ब्लड क्लॉट नहीं होता है, तो ब्लड कंटिन्यूसली फ्लो होता है वो इंजर्ड पार्ट से, और इस वजह से उसके बॉडी में ब्लड लॉस हो सकता है। इस बीमारी को कहते हैं हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया को ट्रीट करने के लिए ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हार्मोन जो है वो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से लैब में प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड वी कैन ट्रीट द पर्सन जिसको हीमोफीलिया हुआ है, उस पर्सन को ट्रीट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस हार्मोन, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरफेरॉन। दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ स्मॉल साइज्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल used in treatment of viral diseases. These are produced in blood. Nowadays, with the help of biotechnology, transgenic E. coli are used for the production of interferon. इंटरफेरॉन एक टाइप ऑफ हार्मोन है जो किसे ट्रीट करता है, किसे डिस्ट्रॉय करता है, वायरल डिजीज़ को डिस्ट्रॉय करता है। वायरल डिजीज़ क्या है, जैसे कि निमोनिया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वॉमिटिंग, डायरिया एक्सेट्रा।
तो इन सब वायरल डिजीज़ेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए कौन सा हार्मोन लगता है? इंटरफेरॉन। और ये इंटरफेरॉन हार्मोन जो है वो स्मॉल साइज प्रोटीन है, ये ग्रुप में रहता है। और एक ग्रुप में स्मॉल साइज प्रोटीन जो जिसका नाम है इंटरफेरॉन, वो वायरल डिजीज़ेस को डिस्ट्रॉय करता है। ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? ब्लड में प्रोड्यूस होता है। ड्यू टू सम रीज़न अगर किसी पर्सन में इंटरफेरॉन हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता है, तो वी कैन प्रोड्यूस इट बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से। वी कैन प्रोड्यूस द इंटरफेरॉन हार्मोन किसकी मदद से? ट्रांसजेनिक ई कोली। ई कोली का मतलब क्या है? एशुरिकी कोली। एशुरिकी कोली का जीन्स को बदल दिया गया है टू प्रोड्यूस इंटरफेरॉन। जब भी किसी का जीन्स को बदल दिया जाता है तो उसके कहते हैं ट्रांसजेनिक। तो सिंस ई कोली का जीन्स को बदल दिया गया है, इसीलिए इसे कहते हैं ट्रांसजेनिक ई कोली। ट्रांसजेनिक ई कोली को यूज़ करके बायोटेक्नोलॉजी से हार्मोन इंटरफेरॉन प्रोड्यूस कर सकते हैं टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज़। विच डिजीज़? वायरल डिजीज़ेस। The proteins produced by biotechnology and the names of diseases they are used against। ये जो टेबल जो है वो पेज नंबर 95 में टॉप में ब्लू बॉक्स में दिया हुआ है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछते भी है इसमें से। अभी लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 2 मैच द फॉलोइंग में जो क्वेश्चंस पूछा है वो यहीं से लिया गया है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 आइडेंटिफाई एंड कंप्लीट द फॉलोइंग कोरिलेशन, उसका भी जो क्वेश्चंस है वो यहीं से लिया गया है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसे बाय हार्ट कर लेना। अभी ये कॉलम में जो है हार्मोन्स का नाम दिया है और ये कॉलम में जो है वो डिजीज़ेस का नाम दिया है। ड्यू टू सम रीजंस अगर ये पर्टिकुलर हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं होता है बॉडी में तो दे गेट दिस पर्टिकुलर डिजीज़ेस। जैसे कि इंसुलिन अगर बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता है तो उसे डायबिटीज़ होता है। सोमेटोस्टैटिन हार्मोन्स अगर प्रोड्यूस नहीं होता है उनके बॉडी में तो ड्रॉफिज्म होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ड्रॉफिज्म? उनका हाइट बढ़ता नहीं है, दे विल बी शॉर्ट हाइटेड। और एरिथ्रोपोइटिन अगर ये हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं होता है उनके बॉडी में तो उसे अनीमिया हो जाता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अनीमिया? उनके बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की कमी होती है, यानी देयर इज़ डेफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल्स। हार्मोन फैक्टर 8 अगर प्रोड्यूस नहीं होता है उनके बॉडी में तो उसे हीमोफीलिया हो जाता है। हीमोफीलिया मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। अगर किसी के बॉडी में इंजर्ड हो जाता है या लग जाता है तो उधर से ब्लड फ्लो होता है। तो अगर वो पर्सन को हीमोफीलिया है तो उनका जो ब्लड फ्लो जो है यानी ब्लड जो है वो ड्राई नहीं होता है, क्लॉट नहीं होता है, यानी ब्लड कंटिन्यूसली फ्लो होता रहता है। और इस वजह से उनकी बॉडी में ब्लड लॉस हो जाता है बिकॉज दे डोंट हैव द हार्मोन्स। जो ये पर्टिकुलर हार्मोन जो है फैक्टर 8 जो है उनकी बॉडी में डेवलप नहीं होता है। उसी तरह हार्मोन इंटरल्यूकिन अगर डेवलप नहीं होता है या प्रोड्यूस नहीं होता है तो उनको कैंसर होता है। इंटरफेरॉन हार्मोन्स अगर उनकी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता है तो उनको वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन अभी बायोटेक्नोलॉजी के मदद से वी कैन प्रोड्यूस ऑल दिस हार्मोन्स इन लेबोरेटरी and treat all these diseases. Insulin can be used to treat diabetes. Somatostatin can be used to treat the disease dwarfism. Erythropoietin जो hormones use कर सकते हैं to treat anemia. Factor 8 we can use hormone to treat hemophilia. और interleukin hormones can be used to treat cancer और interferon hormones can be used to treat viral infection. All these hormones were produced how? By biotechnology in the laboratory. Do you know? ये पेज नंबर 94 में नीचे येलो बॉक्स में दिया हुआ है। Indian Institute of Science has developed a transgenic variety of tobacco. If cattle feed upon leaves of this plant, they do not contract a viral disease, रिंडरपेस्ट। तो कैटल्स को एक पर्टिकुलर वायरल डिजीज़ होता है। व्हाट इज़ दैट डिजीज़? रिंडरपेस्ट। अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है वो ट्रांसजेनिक वैरायटी ऑफ टबैको को डेवलप किया है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसजेनिक टबैको? टबैको का जीन्स को बदल दिया गया है, उसे कहते हैं ट्रांसजेनिक टबैको। अभी ये ट्रांसजेनिक टबैको का लीव्स को अगर कैटल्स को फीड कर दिया जाए तो वो कैटल्स का इम्यूनिटी डेवलप हो जाता है अगेंस्ट विच डिजीज़? वायरल डिजीज़ रिंडरपेस्ट। तो अगर आगे कभी ये वायरस रिंडरपेस्ट का वायरस उनके बॉडी में एंटर करेगा तो इट विल नॉट अफेक्ट देम बिकॉज देयर बॉडी इज़ इम्यून टू वायरल डिजीज़ रिंडरपेस्ट।
नेक्स्ट टॉपिक है जीन थेरेपी. Gene therapy to treat genetic disorders in somatic cells has become possible due to biotechnology. All the cells except sperms and ova in the body are called as somatic cells. तो ह्यूमन बॉडी में जितने सेल्स हैं वो सारे के सारे सेल्स जो है वो सोमैटिक सेल्स है एक्सेप्ट स्पर्म्स एंड ओवा. यानी स्पर्म्स एंड ओवा, ओवा को एग भी कहते हैं, इन दोनों यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को छोड़ के बाकी सब जो सेल्स है ह्यूमन बॉडी में वो सब सोमैटिक सेल्स हैं. अगर कोई इंसान में इस सोमैटिक सेल्स में जेनेटिक डिसऑर्डर हो तो इसे ठीक किया जा सकता है. ये जेनेटिक डिसऑर्डर यानी कोई जीन खराब है तो उसे ठीक किया जा सकता है बाय जीन थेरेपी ड्यू टू बायोटेक्नोलॉजी. Phenylketonuria (PKU) arises due to genetic changes in hepatocytes, that is liver cells. It has become possible to treat it with gene therapy. This method is called as somatic cell gene therapy. तो टेक्स्ट बुक में एक जेनेटिक डिसऑर्डर का एग्जाम्पल दिया है जो लिवर सेल्स यानी हेपेटोसाइट्स लिवर सेल्स में होता है. इस जेनेटिक डिसऑर्डर का नाम है फिनाइलकीटोनुरिया. इसे इन शॉर्ट PKU कहते हैं. तो ये फिनाइलकीटोनुरिया जेनेटिक डिसऑर्डर को भी ट्रीट किया जा सकता है विथ जीन थेरेपी. सिंस ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो है वो सोमैटिक सेल में होता है तो इस मेथड को सोमैटिक सेल जीन थेरेपी भी कहते हैं. नेक्स्ट टॉपिक क्या है? क्लोनिंग. क्लोनिंग का डेफिनेशन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ रेप्लिका ऑफ एनी सेल और ऑर्गन और एंटायर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड क्लोनिंग. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? रेप्लिका का मतलब है कॉपी बनाना. किसका कॉपी बनाना? या तो सेल का कॉपी बनाना, या तो ऑर्गन का कॉपी बनाना, या तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म का कॉपी बनाना. इसे कहते हैं क्लोनिंग. क्लोनिंग दो टाइप का है, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग और थेरेपेटिक क्लोनिंग. नाउ व्हाट इज रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग? A clone can be produced by the fusion of a nucleus of somatic cell with the enucleated ovum of anybody. Now before I explain reproductive cloning, जो भी लेसन नंबर 3 में पढ़ा था, लेट अस रिवाइज दैट. लेसन नंबर 3 में क्या पढ़ा था कि मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवम जब ये दोनों भी कंबाइन होता है यानी फ्यूज़ होता है तो क्या बनता है? जाइगोट. और ये जाइगोट जो है वो डिप्लॉयड है. स्पर्म जो है वो हेप्लॉयड है और ओवम जो है हेप्लॉयड है. डिप्लॉयड का मतलब क्या है? इसमें 46 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स है. हेप्लॉयड का मतलब क्या है? नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स आधा है. तो जब भी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज़ होता है तो जाइगोट बनता है जो डिप्लॉयड होता है. तो रिमेंबर दैट जाइगोट डिप्लॉयड होना चाहिए. नाउ इन क्लोनिंग, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में कौन सा दो सेल यूज़ किया जाता है? सोमैटिक सेल और ओवम, ये दो सेल यूज़ किया जाता है. सोमैटिक सेल का जो न्यूक्लियस है वो डिप्लॉयड है यानी इसका नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स 46 है. और ओवम में जो न्यूक्लियस है वो हेप्लॉयड है यानी नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम इससे आधा है. अभी दोनों का भी न्यूक्लियस निकाल देना है. सोमैटिक सेल का भी न्यूक्लियस निकालना है और ओवम का भी न्यूक्लियस निकालना है. ओवम का न्यूक्लियस की ज़रूरत ही नहीं है, वी जस्ट नीड द सेल. और सोमैटिक सेल का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ न्यूक्लियस का ज़रूरत है. तो रिमेंबर कौन सा दो सेल लेना है? सोमैटिक सेल और ओवम. सोमैटिक सेल डिप्लॉयड है और ओवम हेप्लॉयड है. सोमैटिक सेल का सेल की ज़रूरत नहीं है, क्या ज़रूरत है? न्यूक्लियस. और उसी तरह ओवम में जो न्यूक्लियस है उसकी ज़रूरत नहीं है, उसे निकाल ही देना है, सिर्फ वी नीड द सेल. अब ये सेल में से, ओवम सेल में से जब ये न्यूक्लियस रिमूव करेगा इट विल लुक लाइक दिस. दिस इज़ नोन एज ई न्यूक्लिएटेड ओवम. मतलब जो ओवम में न्यूक्लियस नहीं है उसे कहते हैं ई न्यूक्लिएटेड ओवम. अभी ये ई न्यूक्लिएटेड ओवम में कौन सा न्यूक्लियस डालेंगे? सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस इसमें डालेंगे. सोमैटिक सेल जो था वो डिप्लॉयड था, अभी ओवम क्या हो गया? डिप्लॉयड. सो दिस विल एक्ट लाइक अ जाइगोट, क्योंकि जाइगोट भी डिप्लॉयड है, अभी ये ओवम भी डिप्लॉयड है. अभी ये ओवम ये रीडिवाइड होके क्या बनता है? एम्ब्रॉय. और इस एम्ब्रॉय को कोई भी सरोगेट मदर के यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है और जो बेबी बॉर्न होता है उसे कहते हैं क्लोन. और ये क्लोन जो है किसके जैसे दिखेगा? जिस ऑर्गेनिज्म का सोमैटिक सेल लिया था उसी के जैसे दिखेगा. इट विल बी द कॉपी ऑफ द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच सोमैटिक सेल वॉज रिमूव्ड. क्यों? क्योंकि सोमैटिक सेल का डिप्लॉयड न्यूक्लियस हमने ओवम में डाला था. और अभी ओवम में कौन सा न्यूक्लियस था? सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस था जो डिप्लॉयड है. इसके लिए जो क्लोन बनेगा इट विल लुक यानी वो कॉपी किसका जैसा रहेगा?
सोमैटिक सेल, जो ऑर्गेनिज्म का सोमैटिक सेल लिया था उसी का जैसे रहेगा। अभी ये रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में कहीं पे भी स्पर्म नहीं यूज़ हुआ है, सिर्फ ओवम यूज़ हुआ है। तो वी हैव नॉट यूज्ड स्पर्म, कहीं पे भी स्पर्म नहीं यूज़ किया है, सिर्फ ओवम सेल लिया है और सोमैटिक सेल लिया है। इसके लिए एंड में टेक्स्ट बुक में यही दिया है, Thus, there is no need of sperm to produce the new organism, यानी नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए सिर्फ ओवम की ज़रूरत है, स्पर्म की ज़रूरत नहीं है। ओवम और क्या लेंगे, सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस। Next is what therapeutic cloning. Stem cells can be derived from the cell formed in laboratory by the union of somatic cell nucleus with the enucleated egg cells. Various diseases can be treated with the help of these stem cells. तो इसमें भी थेरेपेटिक क्लोनिंग में भी मेथड वही है जो रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में लिया था। सोमैटिक सेल लेना है, ओवम लेना है, सोमैटिक सेल डिप्लॉयड है, ओवम जो है वो हेप्लॉयड है, दोनों का भी न्यूक्लियस, सोमैटिक सेल का भी न्यूक्लियस निकालना है और ओवम का भी न्यूक्लियस निकालना है। जब भी ओवम का न्यूक्लियस निकल जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ई न्यूक्लिएटेड ओवम और ई न्यूक्लिएटेड एग। अभी ये ई न्यूक्लिएटेड ओवम में सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस डालना है, तो दिस ई न्यूक्लिएटेड एग नाउ हैज़ बिकम व्हाट, डिप्लॉयड। बाद में ये डिवाइड होके रीडिवाइड होके क्या बनता है, एम्ब्रॉय। लेकिन ये एम्ब्रॉय अभी सरोगेट मदर का यूट्रस में नहीं इम्प्लांट किया जाएगा, इसे स्टेम सेल्स जैसे यूज़ करके वेरियस डिसीज़ेस को ट्रीट करने के लिए यूज़ करेंगे, जैसे कि अल्जाइमर, पार्किंसन, ल्यूकेमिया, डायबिटीज़ एक्सेट्रा। तो इन सब डिजीज़ेस को ट्रीट करने के लिए विल बी यूजिंग दिस एम्ब्रॉय, दैट इज स्टेम सेल। दिस विल बी यूजिंग दिस स्टेम एम्ब्रॉय हैज स्टेम सेल्स, और ये स्टेम सेल्स यूज़ करके वी कैन ट्रीट मैनी डिजीज़ेस। आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में जो एम्ब्रॉय है उसे सरोगेट मदर में इम्प्लांट किया जाता है, और थेरेपेटिक क्लोनिंग में जो एम्ब्रॉय है उसे टिश्यू कल्चर करके वेरियस डिजीज़ यानी स्टेम सेल जैसे यूज़ करके वेरियस डिजीज़ के लिए ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाएगा। यानी सारा का सारा स्टेप जो है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग और थेरेपेटिक क्लोनिंग का जो है वो एम्ब्रॉय तक स्टेप्स सेम ही है, दोनों में सेम ही है। फ़र्क क्या है, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में एम्ब्रॉय जो है वो सरोगेट मदर के यूट्रस में इम्प्लांट किया जाएगा और जो बेबी जो बॉर्न होगा दैट विल बी द क्लोन। और थेरेपेटिक क्लोनिंग में जो एम्ब्रॉय जो है इट विल बी ऑल्सो द स्टेम सेल्स, और इस स्टेम सेल्स यानी इस एम्ब्रॉय को टिश्यू कल्चर करके वेरियस डिजीज़ेस के लिए यूज़ किया जाएगा। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग एंड थेरेपेटिक क्लोनिंग। Dolly clone. A sheep dolly was born in Scotland by cloning technique on 5th July 1996. The first time cloning technique किसके ऊपर ट्राई किया था, शीप के ऊपर, और ये शीप कहाँ से था, स्कॉटलैंड में। जो क्लोन बॉर्न हुआ था वो किस दिन बॉर्न हुआ था, 5 जुलाई 1996, और उस क्लोन शीप का जो क्लोन बना था उसका नाम क्या रखा गया था, डॉली। Nucleus from the udder cell of sheep of Finn Dorset variety had been introduced into enucleated ovum of Scottish shape. तो यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था कि रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में दो टाइप ऑफ सेल चाहिए, सोमैटिक सेल और ओवम। सोमैटिक सेल किसका लिया था, फिन डॉर्सेट का लिया था, और कहाँ से लिया था, अडर सेल दैट इज़ मैमरी ग्लैंड से लिया गया था। और ओवम किसका लिया था, स्कॉटिश शीप का। अभी ये ई न्यूक्लिएटेड ओवम में, मतलब जिस ओवम में से न्यूक्लियस निकाला गया था, तो ये ई न्यूक्लिएटेड ओवम ऑफ स्कॉटिश शिप में सोमैटिक सेल ऑफ फिन डॉर्सेट जो अडर सेल से लिया गया था वो न्यूक्लियस को ई न्यूक्लिएटेड ओवम ऑफ स्कॉटिश शिप में डाला गया था। देन द ओवम वॉज अलाउड टू डेवलप इन द यूट्रस ऑफ स्कॉटिश शिप एंड देयर बाय डॉली हैड बीन बॉर्न। तो जो एम्ब्रॉय बना था उसे कौन सी सरोगेट मदर में डाला गया था, स्कॉटिश शीप सरोगेट मदर के यूट्रस में इम्प्लांट किया गया था। इट वॉज शोइंग द कैरेक्टर्स हैज़ पर द क्रोमोसोम्स इन न्यूक्लियस एंड एनी कैरेक्टर ऑफ स्कॉटिश शिप वॉज नॉट विजिबल। इसका मतलब क्या है, सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस यूज़ किया गया था ओवम में, ई न्यूक्लिएटेड ओवम में, और ये सोमैटिक सेल किसका था, फिन डॉर्सेट का था, और फिन डॉर्सेट का सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस ई न्यूक्लिएटेड ओवम ऑफ स्कॉटिश शिप में डाला था। इसके लिए जो क्लोन प्रोड्यूस हुआ था दैट इज़ डॉली, डॉली का कैरेक्टरिस्टिक किसके जैसा था, फिन डॉर्सेट के जैसा, क्योंकि उसमें ओवम में जो न्यूक्लियस था वो किसका था, फिन डॉर्सेट का था। इसके लिए डॉली द शीप वॉज शोइंग ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिन डॉर्सेट
but not of Scottish sheep. You can understand this by the diagram I have shown over here. अभी ये फिन डॉर्सेट है, इसका सोमैटिक सेल कहाँ से लिया गया था? अडर यानी मैमरी ग्लैंड। तो अडर यानी मैमरी ग्लैंड से सोमैटिक सेल लिया गया था। और ओवम किस से लिया गया था? स्कॉटिश शीप से लिया गया। तो रिमूव द एग सेल फ्रॉम द स्कॉटिश शीप। अभी ये हो गया सोमैटिक सेल ऑफ फिन डॉर्सेट और ये हो गया ओवम ऑफ द स्कॉटिश शीप। दोनों का भी न्यूक्लियस निकालना है, इसका भी न्यूक्लियस निकाल देना है, न्यूक्लियस इज रिमूव्ड, और इसका भी न्यूक्लियस निकालना है। अभी ये ओवम में से न्यूक्लियस निकाल देंगे तो ये क्या हो गया? ई न्यूक्लिएटेड ओवम। सो दिस बिकेम ई न्यूक्लिएटेड ओवम, और इस ई न्यूक्लिएटेड ओवम में सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस डाला। नाउ इट बिकेम अ डिप्लॉयड ओवम, यानी ये एग हो गया डिप्लॉयड एग। अभी ये मल्टीप्लाई करके क्या बन जाता है? एम्ब्रॉय, और इस एम्ब्रॉय को स्कॉटिश शिप का यूट्रस में इम्प्लांट किया गया, और जो क्लोन बॉर्न हुआ था उसका नाम क्या रखा गया था? डॉली। अभी डॉली का जो कैरेक्टरिस्टिक किसके जैसे रहेगा? फिन डॉर्सेट के जैसे रहेगा, स्कॉटिश शिप का जैसा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि फिन डॉर्सेट का सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस को यूज़ किया गया था, वेर स्कॉटिश शिप का ओवम में से जो न्यूक्लियस था उसे यूज़ नहीं किया गया था, इट वॉज रिमूव्ड। तो वी हैड यूज द न्यूक्लियस ऑफ द सोमैटिक सेल ऑफ फिन डॉर्सेट, दैट इज़ वाई डॉली जो है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताएगा? फिन डॉर्सेट का बताएगा, बट नॉट ऑफ स्कॉटिश शेप। Similar to cells, genes can also be cloned and millions of copies of same gene can be produced. Those can be used for gene therapy and other purposes. Now, cloning का definition क्या था? कॉपी बनाना। किसका कॉपी बनाना? या तो सेल्स का, नहीं तो ऑर्गन्स का, नहीं तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म का। इसके अलावा क्लोनिंग करके जीन्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज़ मिलियंस ऑफ कॉपीज़ ऑफ जीन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये जो कॉपीज़ ऑफ जीन्स क्लोनिंग से प्रोड्यूस किया है उसे कहाँ पे यूज़ करते हैं? जीन थेरेपी में। जीन थेरेपी पहले भी एक्सप्लेन किया था। व्हाट इज़ जीन थेरेपी? अगर सोमैटिक सेल में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो, वो जेनेटिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए कौन सा टेक्निक यूज़ करते हैं? जीन थेरेपी। सो बाय क्लोनिंग मेथड वी कैन प्रोड्यूस कॉपीज़ ऑफ सेम जीन, और ये जीन्स को जीन थेरेपी एंड अदर पर्पसेस में भी यूज़ किया जा सकता है। Controlling the inheritance of hereditary diseases, continuation of generations, enhancing the specific tendency may become possible due to cloning technique. However, there is worldwide opposition to human cloning. Human cloning का बहुत सारा advantages है, like controlling the inheritance of hereditary disease. अगर कोई person में ऐसा disease है जो hereditary है, मतलब वो next generation में भी pass होगा, उसके बाद उसका next generation को भी वो disease मिलेगा. So by cloning we can control the inheritance of hereditary disease. How? क्लोन जो रहता है वो किसका कॉपी है? जिस पर्सन का सोमैटिक सेल यूज़ किया गया था फॉर क्लोनिंग, क्लोन विल बी सिमिलर टू दैट, या कॉपी ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। और अगर वो पर्सन में ये हेरिडिटरी डिजीज़ नहीं होगा, यानी क्लोन में भी वो डिज़ीज़ नहीं होगा, उसके बाद उसका नेक्स्ट जनरेशन में भी वो डिज़ीज़ पास ऑन नहीं होगा। तो बाय क्लोनिंग वी कैन कंट्रोल द इनहेरिटेंस ऑफ हेरिडिटरी डिजीज़। सेकेंड एडवांटेज क्या? कंटिन्यूशन ऑफ जनरेशन्स। इसका मतलब क्या है? रिप्रोडक्शन का एडवांटेज क्या है? कंटिन्यूशन ऑफ स्पीसीज़, यानी वो कभी स्पीसीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट नहीं होगा। क्लोनिंग इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो बाय क्लोनिंग वी कैन प्रिवेंट कोई भी स्पीसीज़ जो है एक्सटिंक्ट होने से उसे प्रिवेंट कर सकता है। थर्ड एडवांटेजेस क्या दिया है? एनहांसिंग द स्पेसिफिक टेंडेंसी। इसका मतलब क्या है? थेरेपेटिक क्लोनिंग यूज़ करके, थेरेपेटिक क्लोनिंग से वी कैन क्योर मैनी डिजीजेस। सो ऑल दिस एडवांटेजेस इज़ पॉसिबल ड्यू टू क्लोनिंग टेक्निक। मगर ह्यूमन क्लोनिंग जो है वर्ल्ड वाइड बैंड है। वाई इट इज़ बैन? बिकॉज देर आर मैनी डिसएडवांटेजेस ऑफ ह्यूमन क्लोनिंग ऑल्सो। तो ये डिसएडवांटेज को ध्यान में रखते हुए ह्यूमन क्लोनिंग जो है वो वर्ल्ड वाइड बैन किया हुआ है।